नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो 28 दिसंबर से 8 अप्रैल 2021 तक टोटल 125 पारियों में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर 600 जो साइंस के सवाल पूछे गए थे उसमें से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तक अपन ने 200 सवाल कवर कर लिए थे। ये पार्ट थर्ड है जिसमें अपन 80 सवाल और कवर करने वाले हैं। इस प्रकार से टोटल 6 से 7 पार्ट में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले जो भी एनटीपीसी के टॉपिक वाइज वीडियो आए हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ देना। सभी जो साइंस के सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी कर रहे हो, साथ ही साथ रेलवे की, बैंकिंग की, किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पर सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो आपको एग्जाम में मिलता है। और सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो भी इसी एक पास के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। पार्ट थर्ड में जो 80 सवाल अपन साइंस के देखने वाले हैं। देखिएगा पहला सवाल, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक दरों को क्या कहा जाता है जो हड्डियों के घर्षण को कम करता है? तो ये सिनोवियल फ्लूइड हो जाएगा, जिसे जॉइंट फ्लूइड भी कहा जाता है। ये चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला एक स्नेहक दरों है जो कि हड्डियों के घर्षण को कम कर देगा। अगला सवाल देखिएगा, 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके सैलामेंडर है। इसमें जो हृदय है वो 3 चैम्बर युक्त होता है। जितने भी एम्फीबियन है, एम्फीबियन यानी उभयचर का हृदय है वो 3 चैम्बर युक्त होता है। आप कहेंगे मछली का हृदय बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मछली का हृदय है वो 2 चैम्बर का होता है। इसी प्रकार जो भी रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल का हृदय भी 3 चैम्बर का होता है। और जो क्रोकोडाइल है, बर्ड है, मैमल्स हैं, इनका हृदय 4 चैम्बर का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी मैमल्स हैं, पक्षी हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हैं और मनुष्य वगैरह का हृदय है वो 4 चैम्बर युक्त होता है, 2 चैम्बर का है। ये उदाहरण देख सकते हो 3 चैम्बर का और 4 चैम्बर की। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, किसे वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जाना जाता है? वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जो गैस फेज की सूट है इसके अंतर्गत होता है दोस्तों पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी जो सूट रहती है कालिक है वो हाइड्रोकार्बन के अधूरे दहन से उत्पन्न अशुद्ध कार्बन कणों का एक द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट में देखिएगा, शलाका और शंकु कोशिकाएं ये किस में पाई जाती हैं? बहुत बार ये सवाल एग्जाम में रिपीट होता है। रॉड एंड जो कॉन सेल हैं ये आंख में पाई जाती हैं। आंख का जो रेटिना है, दृष्टि पटल है, उसमें पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं आपको एग्जाम में पूछ लें, नेत्र के अंदर कौन सी प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं? तो आप कहेंगे रॉड एंड कॉन यानी शलाका और शंकु कोशिकाएं हैं। शलाका कोशिकाएं जो रॉड सेल है वो अंधेरा यानी जो अंधकार में दिखने के लिए संवेदी कोशिका है। इसमें रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, वो किसमें? रॉड सेल के अंदर पाया जाता है। और जो शंकु कोशिकाएं हैं वो तेज प्रकाश में देखने के लिए शंकु कोशिकाएं और अंधेरे में देखने के लिए रॉड सेल है वो कार्य करती हैं। शंकु कोशिकाएं ये आपकी तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों का विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं हो जाएगी। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कौन सेल में आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है और जो रॉड सेल में पाया जाता है वो रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। कौन से ग्रह को स्थलीय ग्रह नहीं कहते? नहीं का पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए किस ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे जो निकट वाले ग्रह हैं जैसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है। निकट वाले कौन से ग्रह? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये आपके सन रहता है, इसके निकट में ये हो जाएंगे आपके EVM और MJ, ये सभी निकट में है। तो आप देख सकते हो जो बुध हो जाएगा, वीनस है, अर्थ है और मरकरी, ये मंगल ग्रह हैं, ये सभी स्थलीय ग्रह कहा जाता है। इसे आपको पूछा था किसे नहीं कहा जाता, तो इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना है। ये सभी सिलिकेट, सेल और धातु से बने होते हैं। जो 8 ग्रह है वो कौन से? इनका क्रम आप देख सकते हो सूर्य के पास से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। लास्ट में आपके हो जाएंगे शनि, यूरेनस, नेपच्यून यानी SUN लास्ट में, और शुरुआत में EVM, बीच में है MJ। ये सूर्य से डिस्टेंस का सही क्रम हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है
गैस दानव वाले ग्रह कौन से हैं? गैस दानव वाले, तो गैस दानव उन ग्रहों को कहा जाता है जिसमें मिट्टी पत्थर की बजाय ज़्यादातर गैस ही गैस होती है। मिट्टी पत्थर की बजाय यहाँ पर गैस पाई जाती है। और हमारे सौरमंडल में 4 ग्रह इस श्रेणी में आते हैं जो गैस दानव है। वो कौन से हैं? तो 4 ग्रह जो लास्ट वाले हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ये गैस दानव हैं। और जो पास वाले हैं, सबसे नज़दीक वाले 4, वो आपके हो जाएंगे स्थलीय ग्रह। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया है भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मेंढक का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पूछा तो राना ट्रिगिना हो जाएगा, ये भी इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको पूछ ले मछली के अध्ययन के लिए जूलॉजी की कौन सी शाखा है? तो वो है दोस्तों इच्थोलॉजी। नेक्स्ट में देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोनापोला गोवा में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का। इनके क्षेत्रीय कार्यालय है वो मुंबई, कोच्चि और विशाखापट्टनम में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ये CSIR की एक प्रयोगशाला है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा है पैंथेरा पारदर्श किसका वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम से एनटीपीसी में बहुत से शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है इसका मैं आप कहेंगे तो वीडियो भी बना दूंगा। तो जो पैंथेरा पारदर्श है वो लियोपार्ड का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आपको टाइगर का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो वो पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, एक और वैज्ञानिक नाम से पूछा गया है, ब्रासिका रेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मस्टर्ड, फील्ड मस्टर्ड है, इसका वैज्ञानिक नाम है। मस्टर्ड का मतलब क्या है? सरसों। तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रासिका रेपा है। और यहाँ पर जो टाइगर का पूछा गया था, लियोपार्ड का पूछा गया था, लॉयन का आपको पूछ रहे तो लॉयन का है पैंथेरा लियो। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है लेड या फिर सीसा का रासायनिक नाम क्या है? तो Pb हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। मरकरी का पूछ ले, जो पारा का रासायनिक नाम पूछ ले तो वो Hg हो जाएगा, इसका सिंबल। एटॉमिक नंबर है पारा का 80 मरकरी का। और जो लेड का है जो सिंबल है वो Pb हो जाएगा। अगला सवाल, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, वो जूल हो जाएगा। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, ये नमक हो जाएगा इसका साधारण नाम। अगला सवाल देखिएगा, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है, तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस कैटस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम से काफी सवाल यहाँ पर देख रहे हो आप। बूटा मोनोस्पर्मा, ये है प्लास का वैज्ञानिक नाम। किस पेड़ का है? तो प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है प्लास के पेड़ का वो है बुट्टा मोनोस्पर्मा। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में ये पाया जाता है और सूरज की किरणों से प्रकाश को ये अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का कार्य करता है, जिसमें मैग्नीशियम नामक एक एलिमेंट पाया जाता है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण नहीं है? किसके कारण से अम्लीय वर्षा नहीं होती है? तो ये आपके अमोनिया का कारण ये नहीं है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन सभी की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पर अमोनिया का कोई योगदान नहीं रहता है। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उनका सही क्रम क्या है? तो मच्छरों की प्रजातियों का जो सही क्रम है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले ये बनेगा एग, उसके बाद लार्वा, प्यूपा और लास्ट में ये एडल्ट हो जाएगा। ये इसका सही क्रम रहता है। सबसे पहले यहाँ पर एग होगा, उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा और ये पूरा साइकिल है, लास्ट में एडल्ट। नेक्स्ट में देखिएगा, एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। और इस एनोडीकरण में क्या होता है? एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और वहाँ पर एक संरक्षक परत निर्मित होती है जो एनोडीकरण कहलाती है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है जो रिंगवर्म यानी दाद है वो किस कारण होता है? दाद ये कवक के कारण, फंगस के कारण, कवक से होने वाले रोग की ट्रिक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट है, तो ये सभी रोग है। गंजा यानी गंजापन, दामाद दमा, दाद, खाज, एथलीट फूट वगैरह फंगस यानी कवक से होने वाले रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिएगा, स्यूडोपोडिया किससे संबंधित है? स्यूडोपोडिया एक अंगुली नुमा प्रवर्ध के द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्यूडोपोडिया के जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो अमीबा के द्वारा किया जाता है। स्यूडोपोडिया होता क्या है? तो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुंह या फिर कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हम मुंह की सहायता से अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन को, लेकिन अमीबा में मुंह वगैरह ऐसा कुछ कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो अमीबा अपने कूटपाद यानी जो स्यूडोपोडिया है इसका प्रयोग करके भोजन खाता है। जब भोजन कण अमीबा के नजदीक आता है तो अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद यानी जो स्यूडोपोडिया है वो एक
स्थायी अंगुली नुमा प्रवर्ध है उसको बनाएगा और इस भोजन कण को वो अंतर्ग्रहण करता है। देखिए जब अंगुली नुमा की बात आई तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, छोटी आंत में अंगुली नुमा जो प्रवर्ध है उसे विल्ली बोला जाता है, अंकुर बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा पूछा गया यहाँ पर, बाकी जो अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमेनिया है, इसमें कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है। और मुकुलन है वो हाइड्रा और यीस्ट में होता है। बहुविखंडन जो अलैंगिक प्रजनन है वो होता है प्लाज्मोडियम में। तो ये उदाहरण से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तीनों इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखिएगा सूत्रकर्मी या फिर जो गोलकर्मी है उनमें कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो सूत्रकर्मी और गोलकर्मी में श्वसन प्रणाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो नहीं पाया जाता है। तो इनमें कौन सा तंत्र पाया जाता है? जो निमोटोड है, सूत्रकर्मी या फिर गोलकर्मी है, इसमें पाचन, प्रजनन, तंत्रिका और उत्सर्जन तंत्र है वो पाए जाते हैं। श्वसन प्रणाली ये वाला नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो प्रोटीन है वो पाचन के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला सवाल देखिएगा, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? इजी सवाल है, रिपीट होता रहता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 साथ में 7 जल के अणु हैं, ये फॉर्मूला किसका है? तो व्हाइट विट्रियल का ये फॉर्मूला है। जो व्हाइट थोता है, जैसे सफ़ेद थोता या फिर व्हाइट विट्रियल बोला जाता है, तो इसका फॉर्मूला है जिंक सल्फेट के साथ 7 जल के अणु हैं। जितने भी विट्रियल के फॉर्मूले हैं जैसे ब्लैक विट्रियल हैं वो ये हो जाएगा कॉपर का, मैग्नीशियम का, आयरन का, मैंगनीज का, कोबाल्ट, निकल, इनका जो सल्फेट है साथ में 7 जल के अणु है इसे ब्लैक विट्रियल बोला जाता है। ब्लू विट्रियल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट के साथ में कितने जल के अणु? 5 जल के अणु ब्लू विट्रियल है। विट्रियल से अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो सारे मैं आपको बता देता हूँ जो भी होता है। जैसे ग्रीन विट्रियल है ये आपके हो जाएगा फेरस सल्फेट साथ में 7 जल के अणु। ऑयल ऑफ विट्रियल यानी जिसे स्पिरिट ऑफ विट्रियल भी बोला जाता है तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करें रेड विट्रियल की तो CO जो कोबाल्ट के साथ में सल्फेट है ये इसके साथ भी 7 जल के अणु है तो ये रेड विट्रियल हो जाएगा। स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल है, ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 है, ये स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल है। और विट्रियल ऑफ क्ले का ये फॉर्मूला है, विट्रियल ऑफ मार्स का, ये सभी विट्रियल के फॉर्मूले आप देख सकते हो। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन हैं, ये 3 क्रिस्टलीय अपरूप हो जाएंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स। एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो एनोडीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एनोडीकरण ऊपर बता चुका हूँ। इसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। परमाणु भट्टी या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ये ऑप्शन दे रखे थे, मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मंदक जो क्या है इसका कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना है, धीरे कर देना, इसके लिए जल का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, बेरिलियम ऑक्साइड का किया जाता है। तो ये सभी प्रयोग किए जाते हैं इसमें। और रिएक्टर में विखंडन की गति पर कंट्रोल करने के लिए इसमें कैडमियम और बोरॉन की छड़ें भी प्रयोग की जाती हैं। बहुत बार पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल प्रयोग में किया जाता है? तो ईंधन कौन सा? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा किसका नहीं किया जाता है? भारी जल का होता है, जल का नहीं होता, बाकी सभी का होता है। अगला सवाल देखिएगा, किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होते हैं? ये ऑप्शन दे रखे थे। इसमें से जो अल्कोहल एवं ग्लूकोज का घोल है इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्कोहल, ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा पूछा गया है किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एसिड मिलाया जाएगा। जो 0 से 7 की पीएच वाला विलयन है वो मिक्स किया जाएगा। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ग्रेफाइट है जो कार्बन है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये ग्रेफाइट जो सेम कार्बन के होते हैं। और नेक्स्ट में देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन से गैस से ओजोन को क्षति पहुंचती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन गैस है इसी से ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। CFC के द्वारा ओजोन परत को नुकसान होता है, इसलिए वर्तमान में इसकी जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? इजी सवाल है। 78% सबसे अधिक गैस है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन रहती है, फिर ऑक्सीजन के बाद में 0.93% आपके ऑर्गन है और 0.03% है वो CO2 की मात्रा रहती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो पादप में जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है ये फाइनल प्रोडक्ट रहते हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, बहुत सी ग्लूकोज की यूनिट मिलकर ये स्टार्च बना देती है जो कि पत्तियों में स्टोर रहता है ये भोजन के रूप में। अगला सवाल देखिएगा पूछा गया यहाँ पर
पेनिसिलियम एक क्या है? पेनिसिलियम है वो एक प्रकार का कवक है, क्या है? फंगस है एक प्रकार का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यीस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? यीस्ट में सबसे अधिक जो हाई अमाउंट रहता है विटामिन का, विटामिन B12 का रहता है, किसका? विटामिन B12 का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर है, वो आपकी लंबाई या फिर दूरी की इकाई हो जाएगी, यूनिट ऑफ लेंथ है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? प्रकाश पारसेक भी ये आपके लेंथ की यूनिट है, बहुत बड़ी जो खगोलीय दूरी है उनकी यूनिट रहती है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। इसको मीटर में बदलें, एक पारसेक में 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर रहते हैं। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? ये सभी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर रहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। आपको पूछा है जो प्रोटियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो मैं प्रोटियम का बताऊं तो इसे 1H1 यानी इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समस्थानिक में समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो इसमें परमाणु क्रमांक भी एक है, वो तो समान रहेगा तीनों ही समस्थानिक में, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो इसकी द्रव्यमान संख्या एक होती है। अब द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर बनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या रहती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनी होती है। अब यहाँ पर एक है तो प्रोटॉन एक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। अब बात करूँ ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 है, इसका मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो परमाणु क्रमांक रहता है वही प्रोटॉनों की संख्या रहती है। ट्राइटियम में क्या है? एक प्रोटॉन है, बाकी 2 क्या है? क्योंकि 1H3 है, 3 द्रव्यमान है तो 2 यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोटियम के केस में 0 न्यूट्रॉन रहेंगे। अगला सवाल, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो पॉलीग्राफ है, जो लाई डिटेक्टर मशीन है उसका नाम है पॉलीग्राफ है। इसका आविष्कार जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में किया था। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आयोडीन हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? क्लॉकवाइज है, वो शुक्र और यूरेनस, जो वीनस एंड यूरेनस है ये 2 प्लैनेट हैं, घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस कमजोरी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी व जीरोफथलेमिया रोग होता है। और एनीमिया किस विटामिन की कमी से? B6 एवं B12 की कमी से होता है। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स है, ई से जनन शक्ति का कमजोर होना, के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, B7 लकवा, B3 त्वचा पर दाद होना। नेक्स्ट वन, सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। D2O जो भारी जल है जिसमें ड्यूटेरियम ने ये समस्थानिक हाइड्रोजन का प्रयुक्त हो रहा है, इसका उपयोग किस में होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों के अंदर ऑक्सीजन गैस है ये मुक्त होती है। आप देख सकते हो ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जल के साथ ही सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6, साथ ही साथ गैस है वो ऑक्सीजन मुक्त होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो ये ATP में बता चुका हूँ, जिसे ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है कोशिका की। किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? किसी भी लिक्विड में जो ठोस कण रहते हैं वो जमीन पर आकर बैठ जाते हैं तो इसे अवसादन बोला जाता है, जिसे तल छठीकरण भी कह सकते हो। जब किसी द्रव में अविलीय ठोस अशुद्धि उपस्थित रहती है, यहाँ पर द्रव यानी लिक्विड में अविलीय, विलीय नहीं हो रही, कोई ठोस अशुद्धि है, उसे पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो विधि कहलाती है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। द्रव के अंदर ठोस को जो विलीय नहीं है इजीली आप अलग कर सकते हो निस्यंदन से, फिल्टर करके उसको। और जो ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं तरल में उसे बोला जाता है अवसादन। नेक्स्ट में देखिएगा, Hg जो मरकरी है, पारा है, उसका सामान्य नाम क्या है? तो कॉमनली नॉन एज क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर है ये, मरकरी को क्विक सिल्वर बोला जाता है। हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए, निपटान के लिए सबसे सही तरीका है ऑटोक्लेविंग, या फिर इसे इंसिनरेशन भी बोला जाता है, भस्मीकरण के द्वारा इसका निपटान करना चाहिए। नेक्स्ट में देखिएगा, एफेड्रा पादप किस वंश का है? तो एफेड्रा जो पादप है, प्लांट है, जो जिम्नोस्पर्म का है। किस वंश का है? जिम्नोस्पर्म का। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV वायरस के कारण जो एड्स रोग हो जाता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम। हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे करो या मरो हार्मोन कहा जाता है, यही हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट में देखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम उत्तक से संबंधित गलत कथन कौन से हैं? तो ये स्टेटमेंट दे रखे थे, जो ये जटिल उत्तक है जाइलम एंड फ्लोएम पादप के। तो जाइलम है ये वाटर और मिनरल ले जाता है, और जाइलम एंड फ्लोएम है वो जटिल टिश्यू है। जाइलम बहुत साइड ट्रेवल करता है। पूछा था गलत कथन कौन सा है? तो 3 नंबर जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या है? वो किसका परिवहन करेगा? तो पौधे में जो पानी का परिवहन है वो किससे होता है? जड़ से पत्तियों की ओर होता है। पत्तियों से जड़ की ओर तो पानी नहीं रहेगा, चलेगा, तो एक तरफ रहता है। जाइलम में पानी और पोषक तत्वों की आवाजाही है वो एक दिशा रहेगी, ऊपर की ओर है, जड़ से पत्तियों की ओर है। लेकिन दे रखा कि ये बहुत साइड ट्रेवल करता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी फ्लोएम में भोजन की गति है, ये ऊपर नीचे होती है, तो द्विदिश होती है बहुत साइड, लेकिन जाइलम में नहीं होती है। मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? तो मानव के 2 अंग हैं, एक तो आपका हृदय हार्ट और दूसरा मस्तिष्क है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रेन में, मस्तिष्क में हार्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उस पर रॉकेट कार्य करता है। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जो वायु जल स्थल मृदा जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है, तो यानी यहाँ पर बायोस्फीयर जैव मंडल की परिभाषा पूछी गई है, जिसमें सारे घटक आ जाते हैं, वायु जल स्थल मृदा, यानी जैविक और अजैविक घटक हैं जिसमें जीवन संभव होता है, तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो सूक्ष्म यहाँ पर बात करूँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके आयरन हो जाएगा। मैं सारे आपको तत्व बता देता हूँ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं पौधे के लिए। तो लोहा जो आयरन दे रखा था, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है, ये पौधों को काफ़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं ये सभी। और जो प्रमुख पोषक तत्व हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इनकी पौधों को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है, तो ये प्रमुख पोषक तत्व हो जाएंगे। गौण या फिर जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक है, वो पौधों को कम मात्रा में, क्योंकि सेकेंडरी है, तो ये गौण हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। पौधों को सामान्य विकास में वृद्धि है तो कुल 16 पोषक तत्वों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बता दिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और कौन से प्रमुख पोषक तत्व हैं। प्रमुख में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो सूर्य की ऊर्जा है, सनलाइट हो जाएगी, जो पृथ्वी की अंतिम ऊर्जा है जिससे हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कोरियोलिस बल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कोरियोलिस बल होता क्या है, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कोरियोलिस बल है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी 2 गति करती है, इसमें एक घूर्णन गति भी है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है इसके कारण पवनें हैं वो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, तो इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। इन्होंने सबसे पहले इस बल का प्रभाव का अध्ययन किया था 1835 में। कोरियोलिस बल जो एक प्रकार का आभासी बल है, ये बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति भी भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है तो उस पर यह बल कार्य करने लग जाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी दिशा आपको पता होना चाहिए। किस बल के कारण आपको पूछ रहे कि उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा दाएं और तथा दक्षिण गोलार्ध में गति की दिशा बाईं ओर हो जाती है, तो आप कहेंगे कोरियोलिस बल के कारण है। उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा है वो दाएं ओर हो जाती है और दक्षिण गोलार्ध में ये बाईं ओर बल लगता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, ये भी पता होना चाहिए। बाकी महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में भी इस बल का योगदान रहता है। अगला सवाल देखिएगा, हेली नामक धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा? तो नेक्स्ट ये 2061 में दिखाई देने वाला है। इससे पहले ये आखिरी बार 1986 में दिखाई गया था। ये विजुअल होता है अर्थ पर 75 से 76 वर्ष के अंतराल में। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। परिदर्शी में पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहती है तो पानी का ऊपर का क्या दृश्य है उसको देखने के लिए जो प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है परिदर्शी। इसके द्वारा जो प्रेक्षक है वो नीचे रहेगा, छिपा हुआ रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। परिदर्शी में होता है क्या कि एक नली में 2 समतल दर्पण इस प्रकार लगे रहते हैं कि इनकी परावर्तक सतहें हैं वो एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, तो 2 समतल दर्पण इस प्रकार रहेंगे कि उनकी जो परावर्तक सतह है वो एक दूसरे के इस प्रकार से जो समानांतर रहेगी, और प्रत्येक दर्पण नली के अक्ष से ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, प्रत्येक दर्पण है, तो इस टाइप से वो देख सकता है कि बाहर का क्या दृश्य है यहाँ पर वो
आँख से ये बाहर का दृश्य देख पाएगा। अगला सवाल, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, सवाल आया था वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है और नवजात शिशु में 300 बोन्स होती हैं। अगला सवाल देखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू जिसे कहा जाता है उस वायरस का क्या नाम है? तो वायरस का नाम है H5N1। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ये हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू है, H5N1 वायरस है। 2009 में आपको पता होना चाहिए कि स्वाइन फ्लू नामक बीमारी आई थी, तो उस समय ये स्वाइन फ्लू वायरस का क्या नाम था? तो H1N1 क्या था? H1N1 था। बर्ड फ्लू का है H5N1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या होना चाहिए? तो कार्बन से हीरा बनाना है तो उपयुक्त जो परिस्थितियाँ हैं उसमें हाई प्रेशर है, दाब बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए और ताप भी अधिक होना चाहिए। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है, HPHT यहाँ पर वातावरण होना चाहिए। लगभग 7,25,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच की दर से दाब और 2000 से 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर एक हीरा बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत अधिक दाब और तापमान यहाँ पर चाहिए। ए लेंस विच इज़ थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर कॉन्केव लेंस का पूछा गया है। कॉन्केव यानी जो अवतल लेंस है उसका आकार बताया गया है। तो कॉन्केव लेंस किस प्रकार से होता है? जो अवतल लेंस है वो इस प्रकार से होता है, बीच में से क्या होता है? ये पतला होता है और एज से ये थिक होता है, तो ये कॉन्केव लेंस है। और कॉन्वेक्स है जो इस टाइप से होता है, बीच में से तो ये मोटा होता है और जो कॉर्नर पे ये पतला हो जाएगा। कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है? कौन सा कलर दो रंगों को मिक्स करने से नहीं बना है? तो प्राथमिक कलर है जो यूनिक होता है, किसी के मिक्स करने से नहीं बनता है। अब देखिए प्राथमिक कलर में भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। यहाँ पर पेंटिंग के केस में जो प्राथमिक कलर है इसमें आपको याद रखना है रेड और जो ब्लू है वो दोनों ही केस में, जो फिजिक्स में या फिर लाइट के केस में रेड और ब्लू ये प्राथमिक कलर तो है ही है, रेड और ब्लू। लेकिन जो पेंटिंग के केस में यहाँ पर येलो प्रयोग किया जाता है और जो आपकी फिजिक्स में जो प्रकाश में जो प्राइमरी कलर रहता है वो ग्रीन रहता है येलो के स्थान पर। तो रेड ग्रीन ब्लू है ये फिजिक्स में हो जाएंगे, रेड ब्लू और येलो है ये पेंटिंग में हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रेडियो एक्टिविटी है, उसको मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो ये क्यूरी एंड बेकुरेल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। वेयर इज यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी कोशिका द्रव्य है जो साइटोप्लाज्म है वो कोशिका में कहाँ पर पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर है ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स है, मानव द्वारा किसका पाचन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन थे एमिनो एसिड, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। इनमें से सेलुलोज है ये जो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज इज ए कार्बोहाइड्रेट दैट द ह्यूमन कैनॉट डाइजेस्ट है, जिसका पाचन मानव नहीं कर सकता है, सेलुलोज का। नेक्स्ट वन देखिएगा, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो यीस्ट जो खमीर है वो मिलाया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए। अगला सवाल, लंबे समय के बाद जो पेपर का रंग है वो ब्राउन हो जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेपर का रंग जो ब्राउन हो जाता है लंबे समय के बाद इसे फॉक्सिंग बोला जाता है। पेपर में क्या लिग्निन होता है जिसको हवा और धूप के जो संपर्क में आता है तो पेपर वहाँ पर पीला हो जाता है, ब्राउन कलर से फॉक्सिंग कहलाता है ये। आवर्त सारणी में एक वर्ग जो ग्रुप होता है वर्ग और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो यहाँ पर संयोजकता है वो सेम रहेगी, वैलेंसी है वो सेम रहेगी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अगला सवाल देखिएगा, IIT गांधीनगर टीम के द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला शीट है वो तैयार किया गया है? जो अल्ट्रा थिन मटेरियल का बनाया गया है, दुनिया का सबसे पतला शीट है वो IIT गांधीनगर की टीम ने बनाया है। तो किसकी मदद से ये बनाया गया है? तो मैग्नीशियम डाइबोराइड का यहाँ पर उपयोग किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, एंटीबायोटिक से संबंधित गलत कथन कौन सा है? एंटीबायोटिक है नाम से स्पष्ट है बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए उपयोगी है, वायरस जनित रोगों में ये कारगर नहीं होती है। एंटीबायोटिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो सेलमैन वाक्समैन ने किया था 1942 में। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक हिंदी में बोल सकते हो जो जीवाणु को मार डालती हैं। अगला सवाल देखिएगा, गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूटेन गैस का प्रयोग जलाने में, लाइटर में ये ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन गैस। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक की सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर दक्षिण दिशा में जो स्वतंत्र रूप से चुंबक की सुई है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाएगी। अगला सवाल, हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है? तो हाइग्रोमीटर की बात करूं तो वायुमंडल की आर्द्रता नापने हेतु जो उपकरण है जिसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी हो जाएगा। अगला सवाल, दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस है, जो पैडी फील्ड है धान के खेत है वहाँ पर ये गैस
निकलती है। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना है, ये रिएक्टर स्केल हो जाएगा। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो इस स्केल में ये यंत्र में कौन सा यंत्र है, तो ये हो जाएगा आपके सिस्मोमीटर है, जिसमें रिएक्टर स्केल रहती है। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक है, भूकंप का अध्ययन है, वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। रिएक्टर स्केल में जो रेंज है वो 0 से 9 तक रहती है। अगला सवाल देखिएगा, ऑरोरा बोरेलिस है जो ध्रुवीय ज्योति है, उससे संबंधित सही कथन आपको पूछा था। तो ऑरोरा बोरेलिस है ध्रुवीय ज्योति, जो आप देख सकते हो इस टाइप से आपने इमेज देखी होगी, ये ध्रुवीय ज्योति है। तो इससे संबंधित सही कथन क्या है, तो उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति है, उसे सुमेरु ज्योति कहा जाता है। जो उत्तरी अक्षांशों में ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति और दक्षिण अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को कुमेरी ज्योति बोला जाता है। तो ये कुमेरु और सुमेरु ज्योति है, जो उत्तरी अक्षांश में सुमेरु और दक्षिणी में कुमेरु बोला जाता है। ये ध्रुवीय ज्योति इस प्रकार से क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो सूरज जो बहुत गर्म होता है और वहाँ पर क्या है, गर्म हवाओं का बवंडर या फिर आप कह सकते हो चक्रवात उठ जाता है, जो कि बहुत सारे आवश्यक कणों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। ये बवंडर, अगर उस बवंडर के रास्ते बाई चांस पृथ्वी गुजर रही है, तो पृथ्वी का वायुमंडल तथा चुंबकीय क्षेत्र इन आवश्यक कणों के साथ रिएक्शन हो जाएगी और विभिन्न तरह के यहाँ पर फोटॉन्स उत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग कलर के आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 80 सवाल कवर हो चुके हैं पार्ट थर्ड में, यानी कुल मिला के 280 सवाल इन तीनों पार्टों में कंप्लीट हो चुके हैं। 600 सवाल जो एनटीपीसी में पूछे गए थे, जो आने वाले 3 से 4 वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चैनल से जरूर जुड़े रहना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।